जैसा कि क्लास 11th बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम आपके एनुअल एग्जाम के लिए पूरी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम के साथ साथ उनको कैसे एग्जाम में करना है वो कंप्लीट करेंगे। एंड देखो, डायग्राम अगर आप बनाते हो ना एग्जाम में, तो आपके नंबर जो है बूस्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम में लाया हूँ, 7 से 8 डायग्राम है, केवल उनको देखना है एक बार। ठीक है, एग्जाम से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका आवरण की संरचना को चित्र के माध्यम से समझाइए। ठीक है, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका तो काफी जगह बनाई है, लेकिन अब हमें बनाना है इसका आवरण, यानी कि सेल एनवेलप इसका किस तरीके से होता है, इसकी संरचना। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की आवरण की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जो कि यहाँ पे देखो इसमें इतनी लेयर होती हैं, जिसमें कैप्सूल हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो ये लेयर्स आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से बनानी है। ठीक है, बाकी अगर इसमें कहें बात, तो इसमें ये फ्लैजेलम पाए जाते हैं, फ्लैजिला कसाबिका कहते हैं जिसको। ठीक है, अंदर की बात करें तो प्लाज्मेट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा ये। ठीक है, इंक्लूशन हो गया, न्यूक्लियोइड होगा, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, फिर तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है, ये सारी यहाँ पे आप चीज़ें याद रखो। बाकी आपको लेयर्स मेनली याद रखनी है ये। ठीक है, अगर आप लेयर यहाँ पे आवरण बना रहे हैं तो ठीक है, और बाकी आप उसी तरीके से संरचना बनाएंगे, और इस तरीके से आपको यहाँ पे कटी हुई संरचना दिखानी होगी। ठीक है, बाकी अंदर की चीज़ें आप दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पे हो जाएगी ये संरचना। नेक्स्ट, इसके अगर हम लिखना चाहें, इसका वर्णन करना चाहें, तो कोशिका आवरण में मुख्य 3 स्तर होती हैं, जो एक साथ मिलकर के सुरक्षात्मक इकाई बनाते हैं। कौन कौन से स्तर हमने देखे, कौन कौन से स्तर हमने देखे, ये हमने देखे कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका भित्ति यानी कि सेल बॉल, और कैप्सूल। ठीक है, इन 3 संरचनाओं से मिलकर के ये बना होता है इसका यहाँ पे आवरण। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीनों संरचना है इसकी। ठीक है, सबसे बाहरी स्तर ग्लाइकोकेलेक्स यानी कि इसे कह सकते हैं कैप्सूल। ठीक है, और ये सबसे यदि कठोर है तो इसे कैप्सूल, और यदि मुलायम है तो स्लाइस लेयर कहा जाता है। ठीक है, स्लाइम लेयर। सो ये चीज़ दोनों में याद रखना। ठीक है, ये बाहर का आवरण है सबसे, ग्लाइकोकेलेक्स कहलाता है, लेकिन अगर यह कठोर है तो इसे कैप्सूल कहेंगे, मुलायम है तो स्लाइम लेयर कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जो रेडी करना होगा, कह रहा है जीवाणु में पाए जाने वाले फ्लैजिला की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहले तो संरचना बनाएंगे, पहले तो एक जीवाणु इस तरीके से बना लेना है आपको, और इस पर जो यहाँ पे पाइल्स पाए जाते हैं इनको अच्छी तरीके से बना लेंगे। बाकी वही चीज़ें आपको सेल बॉल करनी है, राइबोसोम इसमें हो गए, कैप्सूल होंगे। ठीक है, और अपना न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे है ना घुलित संरचना होगी, और साइटोप्लाज्म होगा। तो जीवाणु तो आप सभी बना लोगे, लेकिन इसमें क्या करना है हमें, फ्लैजिला की संरचना मेनली बनानी है। तो फ्लैजिला ये हमारा है, तो इस तरीके से इसको दिखाओगे। इसमें आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला में फिलामेंट होता है, हुक होते हैं, रोड होती है, और बेसल बॉडी में इसके फ्लैजिलम और एमएस रिंग वगैरह पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है इसकी संरचना, आपको यही ध्यान रखनी है ध्यान से। बाकी इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे, जीवाणु में गमन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है, मतलब जो है इस पूंछ की वजह से वो आगे, फ्लैजिला जो है इसकी वजह से वो आगे की ओर बढ़ता है गमन के लिए। ठीक है, तीनों भागों से मिलकर के बना होता है। आधारीय काय हो गया, जिससे बेसल बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, हुक हो गया, यह बीच का मुड़ा हुआ भाग होता है, फिलामेंट यानी कि तंतु हो गया। ठीक है, तो ये सारे 3 पार्ट होते हैं जिससे मिलकर के यहाँ पर कसाभिका का निर्माण होता है, किसमें, जीवाणु में। इस तरीके से इसकी संरचना कर लेना। नेक्स्ट है आपका कोशिका झिल्ली की तरल मौजिक मॉडल की संरचना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है कि बिल्कुल इसको पूरा समझाते हुए चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से ये कोशिका झिल्ली की तरल मौजिक मॉडल की संरचना आप बनाओगे। ठीक है, यह मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये नाम याद रखना है दोनों वैज्ञानिकों के। ठीक है, और चित्र के विवरण में बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ये यहाँ पे बाइलेयर की बात करी गई है। एंड ये यहाँ पे इसकी देखो, प्रोटीन मोलिक्यूलर हो गया। ठीक है, इंटरनल सरफेस मेम्ब्रेन होगी। तो सारी संरचना आपको एक बार अच्छी तरीके से बनानी है। सरफेस मेम्ब्रेन होगी, और कार्बोहाइड्रेट चेन होगी। ठीक है, तो इसमें चेन भी होती है, ग्लाइकोलिपिड होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, सारी चीज़ें हैं ना। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे, बिकॉज ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से प्रोटीन के जो अस्तर होते हैं जो सतह पर होते हैं, और आंतरिक प्रोटीन जो झिल्ली के अंदर धंसे रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होती है। इसमें हेड और टेल का भी यहाँ पे इसमें रहता है। देखो, तो हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक हेड हो गया। तो ये चीज़ें दोनों याद रखना, टेल की और यहाँ पे ये भाग रहेगा, बाकी संरचना बना लेना। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना और उसके भागों को समझाइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी जानते हैं, यह दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग है, जो कि पावर हाउस कहलाता है, और इसमें बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है, 2 लेयर से बना होता है ना, दोहरी झिल्ली वाला आवरण होता है इसमें।
आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर के कई उभार बनाती है जिसे क्रस्टी कहते हैं। ठीक है, तो क्रस्टी किसे कहते हैं यहाँ पे देखो आप। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम अगर बना रहे हैं यहाँ पे इसको, तो इस तरीके से संरचना जो पाई जाती है ना, ये देखो उभार बना रही है अंदर की ओर बाहर की ओर, अंदर बाहर, तो यही क्रस्टी है। ठीक है, ये क्या है, ये क्रस्टी है। ठीक है, तो ये जो संरचना है इसमें ये वाली, ये क्रस्टी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्रस्टी है। और अधात्री इसमें पाई जाती है, भीतरी झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाला ये यहाँ पे अंग होता है। तो दो झिल्लियाँ बाह्य और भीतरी दो झिल्लियाँ होगी, क्रस्टी पाई जाएगी इसमें। ठीक है, अंतर झिल्ली अवकाशिका पाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे वो वायु के लिए अवकाश पाए जा सकते हैं। ठीक है, अंतर झिल्ली अवकाशिका। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, कह रहा है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, गुणसूत्र के मध्य भाग को। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, इसको सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। और इसके आधार पर यह 4 प्रकार का होता है, कह सकते हैं। देखो 4 प्रकार का आप देख पा रहे होंगे, चारों मैंने यहाँ पे डायग्राम के साथ यहाँ पे दिखाए हैं, देख सकते हो। इसमें इस तरीके से गुणसूत्र इस तरीके से होता है। और सेंट्रोमियर के आधार पर बताने तो सेंट्रोमियर इसके बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच का मध्य भाग ही यहाँ पे क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। बाकी इसके अगर बात करें हम इसके विवरण की, तो मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है, जो कि भी आकार का होता है। और सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर केंद्र के थोड़ा नज़दीक होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये मेटासेंट्रिक क्यों है, देखो मेटासेंट्रिक क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर है, तो इसे क्या कह रहा है, तो इसे सब मेटासेंट्रिक कह रहा है। ठीक है, तो इसे सब मेटासेंट्रिक, ये थोड़ा ऊपर है। इसके बाद एक्रोसेंट्रिक क्या हो गया, ये क्या होता है, ऊपरी सिरे के। ठीक है, सेंट्रोमियर जो होती है, सेंट्रोमियर ये सेंट्रोमियर्स के बहुत पास होता है। ठीक है, ऊपर की ओर होता है, तो ये चीज़ हो गई। लास्ट है टीलोसेंट्रिक, ये क्या होता है, ये सेंट्रोमियर बिल्कुल सिरे पर स्थित होता है, बिल्कुल ऊपर की ओर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर ही की ओर गए, सो लेट ये हो गया आपके टीलोसेंट्रोमेटिक। ठीक है, इस तरीके से ये बना करके रखना। अगला आ जाता है आपका रूट के विभिन्न क्षेत्रों का सचित्र वर्णन करें। सो आपको डिटेल में लिखना होगा, बस इस तरीके से इसको डायग्राम एक बार बना देना। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, जड़ के सबसे निचले सिरे पर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे मूल गोप कहते हैं, रूट कैप ये कहलाता है। ठीक है, रूट कैप नामक संरचना ये होती है। सो इसको जरूर से बनाना। और जड़ किस प्रकार से संरचना होती है, जड़ में इससे ठीक ऊपर मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ये क्षेत्र होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्षेत्र होता है जहाँ कोशिका विभाजित होती हैं। इसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, ये दीर्घीकरण क्षेत्र इसके ऊपर होता है। और इसके ऊपर परिपक्वन क्षेत्र होता है, ये परिपक्वन क्षेत्र होता है जहाँ से मूल रोम यानी कि ये रूट हेयर जो होते हैं निकलते हैं और जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होती है कि जड़ की संरचना। इसमें रूट कैप होगा मेनली, रूट मूल यानी कि रूट हेयर होंगे, दीर्घीकरण और परिपक्वन क्षेत्र होंगे, और साथ ही मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है, तो ये संरचना होती है यहाँ पर रूट की। नेक्स्ट है रंध्र की संरचना द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में कैसी कैसी होती है, इसका डायग्राम आपको रेडी जरूर से कर लेना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो मोनोकट प्लांट होते हैं और मोनोकट प्लांट्स में क्या होता है, इसमें ये डंबल के आकार की होती है। ठीक है, और डाइकोट में क्या होता है, ये रक्षा कोशिका सैम के बीज के आकार की होती है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से इसको रेडी स्वयं से कर लेना है। ठीक है, बुक में देख करके। अगला जो आपको डायग्राम करना है वो है मानव हृदय की संरचना का रक्त प्रवाह के मार्ग को चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, तो रक्त किस तरीके से हमारे हृदय में बहता है, कहाँ से कहाँ जाता है, तो ये आपको समझाना है। आप केवल ये लाइन देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये किसको लाइन को देख लिया तो ये दूसरी तो बन जाएगी। ठीक है, कह रहा है शरीर का अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से, ठीक है, दाएं अलिंद से आता है, फिर दाएं निलय में होकर के फेफड़ों में शुद्ध होने जाता है। ठीक है, और फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से, ठीक है, अब ये दाएं से आया फेफड़ों में, अब ये बाएं से जाएगा शुद्ध। ठीक है, बाएं से बाएं निलय द्वारा महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले जो शरीर का अशुद्ध रक्त है ये दाएं अलिंद से आता है और ये हमारे फेफड़ों में होकर के, ठीक है, दाएं अलिंद से दाएं निलय से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाता है और फेफड़ों में शुद्ध होकर के, ठीक है, शुद्ध होकर के ये हमारे शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त बाएं अलिंद से बाएं निलय की ओर महाधमनी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है, इसका डायग्राम बना लेना। ठीक है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें अगर इसका, तो ऑक्सीजनित रक्त जो है रक्त वेना कावा के माध्यम से शरीर के दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, अब दाहिने में गया, फिर इसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये दाहिने निलय में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फेफड़ों तक पहुँचेगा। ठीक है, फिर इससे ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन जैसे ही मिली, जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन मिलते ही यह शुद्ध हो जाएगा और फेफड़ों से वापस बाएं अलिंद में जाता है। इसके बाद यह माइट्रल वाल्व से होकर के बाएं निलय में प्रवेश करता है और यह बाएं निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, लास्ट है, ईसीजी की आदर्श तरंगों का अर्थ क्या है। ठीक है, ये होती हैं इसकी PQRST, ये तरंगें होती हैं इनकी, इनका अर्थ क्या है। इन सारी तरंगों का अर्थ देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे।
पी तरंग यह अलिंदों के संकुचन को दर्शाने का काम करती है। ठीक है, इस तरीके से ये मशीन होती है और ये मरीज के यहाँ पे एक तरीके से उसकी क्या संकुचन हो रहे हैं उसके शरीर में, उसकी जो है क्या उसके हृदय की गति, ठीक है, और ये सारी चीज़ें बताने का काम करती है। और क्यूआरएस जो होती हैं, क्यूआरएस तरंगें होती हैं, यह निलयों के संकुचन को दर्शाने का काम करती हैं। और टी तरंग यह निलय के वापस अपनी सामान्य अवस्था में रिलैक्सेशन में आने को दर्शाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पी क्यू आर एस टी ये हो सकती हैं और ये इस प्रकार से मशीन होती है और ये आपको बना के आना होगा। ठीक है, आपको ये नहीं बनाना है, आपको केवल ये बना करके आना होगा और ये लिखना होगा कि कौन सी तरंग क्या करती है। ठीक है, तो केवल ध्यान रखना पी तरंग जो है वो यहाँ पे अलिंदों के संकुचन को दर्शाएगी और निलयों के वापस अपनी सामान्य अवस्था में टी तरंग दर्शाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 3 तरंगें 4 तरंगें होती हैं इसमें मुख्य रूप से। पी होती है, एक क्यू आर एस होती है, एक टी होती है। ठीक है, ये तीनों एक ही कह सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके सारे डायग्राम कुछ इंपॉर्टेंट रेडी होते हैं। बाकी अगर आपने किए हैं तो उनको भी एक बार कर लेना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करके जाओ। बाकी और वीडियोज़ देख लेना जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी तैयारी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।